गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखो, अपने जो पिछला वीडियो था वो था अपने गांधी जी के ऊपर आधारित। गांधी जी का गांधीवाद अपने पढ़ा था, गांधीगिरी जिसको अपने बोलते हैं। ठीक है, तो आज अपने जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है अपने काफ़ी मोस्ट चैप्टर है। 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता भी है और उस चैप्टर का नाम है अपने जातिवाद और सांप्रदायिकता। देखो, इस चैप्टर से अपने एक क्वेश्चन 4 नंबर का ज़्यादातर पूछा जाता है कि जातिवाद क्या होता है, जातिवाद या जाति जो है वो राजनीति को किस प्रकार से, सबसे मेन क्वेश्चन यही आता है कि जाति जो है वो किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करती है, या सांप्रदायिकता में सांप्रदायिकता एक कारण, उसके दुष्परिणाम या रोकने के उपाय। यहाँ से एक क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इसकी जातिवाद की कि देखो जातिवाद होता क्या है। देखो, जातिवाद क्या है, अपने सीधा सा कह दे कि देखो जाति है वो एक क्या होती है, जाति एक सामाजिक संस्था होती है। क्या होती है? सामाजिक संस्था होती है। जातिवाद पढ़ने से पहले अपने स्टेप बाय स्टेप आते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं जाति की कि देखो जाति होती क्या है। जाति क्या है? जाति एक सामाजिक संस्था है, मतलब समाज की एक संस्था है, समाज का एक हिस्सा है। ठीक है, अपने विशेष तौर से ये जाति व्यवस्था जो अपने देखें तो भारत में विशेष रूप से यह भारत में ही पाई जाती है। और भारत में भी अगर अपने बात करें तो जो हिंदू धर्म है, इस हिंदू धर्म में इस जाति व्यवस्था का काफ़ी बोलबाला है। और प्राचीन काल से ही अपने वैदिक सभ्यता जो है, उस वैदिक सभ्यता से लेकर वर्तमान समय तक ये जाति व्यवस्था जो है वो एज टू एज निरंतर रूप से चली आ रही है। देखो, अपने प्राचीन समय की बात करें, जब वैदिक सभ्यता थी, वैदिक काल था, उस वैदिक सभ्यता के समय भी अपने जाति व्यवस्था नहीं थी, उस समय थी अपने वर्ण व्यवस्था। मतलब समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें कोई भी हो सकता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मतलब 4 ही वर्णों में पूरे समाज को बांट दिया था। उस समय ये नहीं था कि ये जाट है, ये राजपूत है, ये सैनी है, ये कुमावत है, इस प्रकार से कुछ भी नहीं था। जो पूजा पाठ से संबंधित कार्य करता वो ब्राह्मण वर्ण में आ जाता, जो अपने लड़ाई से संबंधित अपने सैनिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता, युद्ध कला में निपुण होता, वो क्षत्रिय में आता। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था थी पहले वर्ण व्यवस्था जो थी ना वैदिक काल में, अपने ऋग्वैदिक काल में, वो अपने थी क्रम के आधार पर। मतलब जैसा व्यक्ति का काम होगा वह व्यक्ति वैसा ही वर्ण माना जाएगा, उसका उसी वर्ण में वह माना जाएगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो पूजा पाठ से संबंधित कार्य करा रहा है, तो उस व्यक्ति को कौन से वर्ण का मानते? ब्राह्मण वर्ण का मानते, चाहे वो कोई भी जाति का हो। फिर वही जो वर्ण व्यवस्था है वो उत्तर वैदिक काल आया, तो उत्तर वैदिक काल में वह जन्म पर आधारित हो गई। फिर मतलब ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण में आएगा, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय वर्ण में आएगा। तो ये पहले थी अपने वर्ण व्यवस्था, इसको बोलते थे। और यही वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे किस में तब्दील हो गई? जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई। मतलब ये वर्ण व्यवस्था जो है वो कालांतर में धीरे धीरे किसने किसका रूप धारण कर लिया? जाति का रूप धारण कर लिया। और फिर इस जाति व्यवस्था में क्या हुआ? जातियों के मध्य आपस में वैमनस्य बढ़ा, उनमें विखंडन हुआ, उनमें आपसी संघर्ष की भावना पैदा हो गई, और उसी ने रूप धारण कर लिया किसका? जातिवाद का। किसका रूप धारण कर लिया? जातिवाद का। और देखो, इतिहास ये गवाह है कि इस जातिवाद के नाम पर भारत का लगातार, विदेशियों की बात कर ले, चाहे अंग्रेजों की बात कर ले, चाहे अब वर्तमान समय की बात करें तो राजनेताओं की बात कर ले, इस जातिवाद के आधार पर भारत का क्या होता है? शोषण होता है। इस जातिवाद के आधार पर भारत को लूटा गया है। देखो, अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए थे तो अंग्रेजों ने भी एक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, फर्तक निर्वाचन प्रणाली, इसके माध्यम से हिंदुओं को आपस में बांटने का कार्य किया। हिंदू
जो थे इन हिंदुओं में आपस में फूट डालने का कार्य किया। इसके बाद में अगर अपने आगे चले तो अब वर्तमान समय में नेता वगैरह जो है ये भी क्या करे, जातिवाद का सहारा ले रहे हैं, आपस में फूट डाल रहे हैं, अपनी राजनीति को सेक रहे हैं। उससे अगर अंग्रेजों से पहले की बात करें तो अपने मुगल थे, मुगलों ने भी यही किया था यहाँ पर। तो कहने का मतलब हो गया इस जातिवाद के आधार पर भारत को शुरू से ही क्या हुआ है, एक प्रकार से शोषित किया गया है, भारत के लूटा गया है। देखो अंग्रेजों की एक नीति भी थी, इसका नाम था फूट डालो और राज करो। ये नीति भी जो है वो एक प्रकार से इसी पर आधारित थी। राजाओं को आपस में जाति के आधार पर, उनको क्षेत्र के आधार पर, उनको वर्ण के आधार पर आपस में लड़ा दिया जाता, उनके सांप्रदायिक दंगे करवा दिए जाते। अपने जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय की बात कर लो अपने, उस समय भी इसी जातिवाद का सहारा लेकर भारत के आपस में टुकड़े किए गए थे। तो कहने का मतलब है कि ये जाति व्यवस्था जो है ये वर्तमान समय में राजनीति को मुख्य रूप से अपने क्या करती है, प्रभावित करती है। ये तो अपने देखो पीछे का थोड़ा सा इतिहास की बात की है। अब बात करते हैं अपनी जाति होती क्या है, किसको कहते हैं जाति। देखो जाति की अपनी बात करें तो जाति जो है वो एक बंद वर्ग के समान होती है। जाति क्या होती है, जाति एक बंद वर्ग के समान होती है, जो कैसी होती है, आनुवांशिकता पर आधारित होती है। जाति जो है वो एक बंद वर्ग के समान होती है, जो कैसी होती है, आनुवांशिकता के आधार पर होती है। मतलब जाट का बेटा जाट, राजपूत का राजपूत, ब्राह्मण का ब्राह्मण, इस प्रकार से एक आनुवांशिकता के ऊपर आधारित होती है। और ये जो है ये अपने आप को दूसरों से क्या मानते हैं, अलग मानते हैं। मतलब एक जाति के लोग जो है वो दूसरी जाति के लोगों को अपने से क्या मानते हैं, अलग मानते हैं। इनका स्वयं का परंपरागत क्या होता है, व्यवसाय होता है, परंपरागत बिजनेस होता है। मतलब जैसे मान लो किसी का पिता जो है वो मान लो अगर अपनी बात करें कारीगरी का काम कर रहा है तो उसका बेटा भी क्या करेगा, वही काम करेगा, फिर इसका बेटा वही काम करता है। इस प्रकार से जाति के जो व्यवसाय होते हैं वो भी परंपरागत होते हैं। हालांकि अपने ये अभी गाँव में है, शहरों की अगर बात करें तो अब जाति के जो व्यवसाय है वो परंपरागत रूप से नहीं रहे हैं। समय समय पर इनमें क्या आता है, परिवर्तन आता रहता है। इसके अलावा जो जाति होती है इनके विवाह वगैरह जो होते हैं, शादियां वगैरह होती है, ये भी अपने ही एक समूह के अंदर, अपने ही जाति के अंदर होती है। तो ये होती है अपने क्या, जाति। एक बंद वर्ग होता है, मतलब ये अपने तक ही सीमित रहते हैं, अपना ही इनका एक क्राइटेरिया होता है। और कैसी होती है, आनुवांशिकता पर आधारित होते हैं, दूसरों से अपने आप को अलग मानते हैं, परंपरागत व्यवसाय होता है और अपनी ही जाति के लोगों में, अपने ही समूह में शादी ब्याह विवाह वगैरह करते हैं। अब ये तो हो गई जाति। अब एक वर्ड आता है जातिवाद। ये क्या होता है, देखो जातिवाद का मतलब हो गया जब एक ही जाति के लोग समाज के हित को छोड़कर अपनी स्वयं की जाति के हित को ज़्यादा महत्व देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, जातिवाद। देखो एक समाज है, इस समाज में मान लो ब्राह्मण भी रह रहे हैं, राजपूत भी है, जाट भी है, मारली भी है, कुमावत भी है, हरिजन भी है, अनेक जातियों के लोग रह रहे हैं। अब इनमें से मान लो इन जातियों का दायित्व ये होता है कि अपने संपूर्ण समाज का विकास हो, अपने संपूर्ण समाज की प्रगति हो, भला हो तो संपूर्ण समाज का हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक जाति के लोग क्या सोचते हैं कि अपना ही भला हो, समाज से उनको कोई लेना देना नहीं है, अपनी ही जाति का भला हो, अपनी ही जाति का विकास हो, अपनी ही जाति को महत्व दिया जाए, अपनी ही जाति की प्रगति हो, उसी को क्या कहते हैं, जातिवाद कहते हैं। मतलब इसमें समाज हित को ध्यान में न रखकर अपनी जाति विशेष के हित को ध्यान में रखा जाता है। या दूसरी भाषा में कह दे कि अपनी जाति के प्रति उग्र लगाव की जो भावना होती है ना, उसी को अपने क्या कहते हैं, जातिवाद भी कहते हैं। ये क्या होता है, अपने जातिवाद। अब यहाँ पर अपने बात करेंगे कि जाति जो है वो राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करती है। मेन टॉपिक, मेन क्वेश्चन यही आता है अपने। देखो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है, जाति क्या होती है,
जातिवाद क्या होता है और जाति जो है वो राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो बात करते हैं अपनी जाति राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है। देखो, जाति राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करती है, मतलब जाति की राजनीति में एक क्या भूमिका होती है, वह किस प्रकार से उसमें परिवर्तन करती है, उसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो इनको अपने बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। पहला बिंदु जो आता है वो आता है कि निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। देखो, निर्णय प्रक्रिया में कैसे, देखो जाति जो होती है ना, कोई भी जाति मान लो, अपने एनीवन किसी की भी बात कर ले, चाहे वो राजपूत, ब्राह्मण, जाट वगैरह कोई भी हो, जाति जो होती है वो शासन के निर्णय को क्या करती है, प्रभावित करती है। प्रभावित कैसे करती है, देखो अपने जैसे बात कर ले, SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनको जब भारत का संविधान बना था उस समय इनको आरक्षण दिया गया था 10 वर्ष के लिए। 10 वर्ष के लिए इनको क्या दिया गया था, आरक्षण दिया गया था। और इनका आरक्षण जो है वो उनकी समय सीमा जो है वो धीरे धीरे लगातार बढ़ती गई। और वर्तमान की अगर बात करें तो 2020 इनके आरक्षण की अंतिम सीमा थी। लेकिन अब भी जो है ये क्या कर रहे हैं, जो सरकार होती है उसके निर्णय को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये सरकार पर एक प्रकार से दबाव डालते हैं कि हमारे आरक्षण को क्या नहीं किया जाए, समाप्त नहीं किया जाए। और सरकार भी क्या होती है, इनके आरक्षण को समाप्त नहीं करना चाहते। इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि अगर इनके आरक्षण को समाप्त कर देगी तो एक प्रकार से SC ST के जो लोग हैं, जो सरकार इनके आरक्षण को समाप्त करेगी, उस सरकार को या उस पार्टी को कभी भी इनके वोट नहीं मिलेंगे। एक प्रकार से इनके वोटों से वो क्या हो जाएगी, वंचित हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सरकार के निर्णय प्रक्रिया की भूमिका को प्रभावित करती है। या कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण प्राप्त नहीं है, वे क्या करती है, आरक्षण लेने के लिए भी सरकार के ऊपर दबाव डालती है, सरकार की निर्णय प्रक्रिया में भूमिका निभाती है। और कुछ जातियां जो है वो क्या करती है, अपने हितों के अनुकूल निर्णय लेने के लिए कि हमारे अकॉर्डिंग ही आप क्या लो, निर्णय लो। जो बहुसंख्यक जातियां होती है वो क्या करती है, सरकार पर एक प्रकार से सरकार के निर्णयों में ये प्रभाव डालती है कि आप जो भी निर्णय लो वो कैसे होने चाहिए, हमारे अनुकूल ही होने चाहिए। तो कहने का मतलब हो गया कि जो जाति है वो निर्णय प्रक्रिया में भी एक अहम भूमिका निभाती है। जाति शासन के निर्णय को प्रभावित करती है, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो या किसी निर्णय को लेकर हो। जाति अपने स्वयं के हित को ज़्यादा महत्व देती है। ये हो गया अपने फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अपनी जातिगत आधार पर, जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। देखो, जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार, देखो वर्तमान समय की अगर बात करें तो जाति जो है वो राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। एक प्रकार से अपने कह दें कैसे, क्योंकि वर्तमान समय में जो वोट होते हैं वो किस आधार पर पड़ते हैं, जाति के आधार पर ही पड़ते हैं। जैसे मान लो किसी क्षेत्र विशेष की बात कर ले, अपने किसी क्षेत्र विशेष में मान लो कोई चुनाव चल रहे हैं, तो उन चुनावों में क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक ब्राह्मण जाति का खड़ा हो गया, एक जाट जाति का खड़ा हो गया, एक सैनी जाति का व्यक्ति खड़ा हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्राह्मण वर्ग के लोग होंगे, ब्राह्मण जाति के लोग होंगे, वो किसको वोट देंगे, ब्राह्मण को। जो जाट जाति के होंगे वो जाट को, जो सैनी जाति के होंगे वो सैनी को। तो इस प्रकार से कहने का मतलब हो गया कि ये जातियां जो है वो निर्वाचन को, मतदान को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण अगर अपने देखें तो वो भारत में अपने जो पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव होते हैं ना, उनमें ये देखा जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव, जैसे अभी अपने बात करें, अभी इस महीने में पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव अपने प्रारंभ हो रहे हैं, सरपंच वगैरह के, पंच वगैरह के, इनके जो चुनाव होते हैं अपने, इन चुनाव में ये जातिगत मतदान अपने मुख्य रूप से देखा जा सकता है। आप किसी भी गांव में देख लो, जैसे मान लो कोई गांव है, उस गांव में मान लो एक उम्मीदवार खड़ा हो गया जाट जाति का, एक हो गया मान लो अपने ब्राह्मण जाति का।
ठीक है। तो अब इस गांव के जितने भी जाट जाति के व्यक्ति होंगे ना, वो किसका पक्ष लेंगे? जाट उम्मीदवार का ही लेंगे। ब्राह्मण जाति के होंगे वो ब्राह्मण जाति का ही लेंगे। चाहे इनमें से कोई भी व्यक्ति कैसा ही हो व्यक्तित्व में, लेकिन अधिकतर यही देखा जाता है कि जिस उम्मीदवार जिस जाति का होता है ना, वोटर जो है उसी जाति के वोटर जो है उसी उम्मीदवार को क्या देते हैं? वोट देते हैं। जाट जाति का उम्मीदवार खड़ा हो गया तो जाटों के सारे वोट इसी के हो जाएंगे। हालांकि इस व्यवस्था में देखो, अपने अब वर्तमान की बात करें तो थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग आया है। लोग जागरूक हुए शिक्षा के प्रति, शिक्षा से लोगों में जागरूकता आई है। अब व्यक्ति जो है वो जाति को ना देखकर अपने कह दे एक प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हैं, उसके बैकग्राउंड को देखते हैं, उसके व्यवहार को देखते हैं, उसके कार्य को देखते हैं कि वह अपनी पंचायत का, अपने गांव का विकास कर सकता है या नहीं कर सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जातियां जो होती है वो एक प्रकार से निर्वाचन को, मतदान को क्या करती है? प्रभावित करती है। अगली बात करें, देखो जो राजनीतिक दल होते हैं वो राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चुनाव करते हैं, वो भी किस आधार पर करते हैं? जाति के आधार पर करते हैं। देखो राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर ही प्रत्याशियों का निर्णय किया जाता है। कैसे? देखो अपने जैसे राजनीतिक दल है, मान लो कांग्रेस है, बीजेपी है, बसपा है, कोई भी मान लो अपने, तो ये क्या करते हैं? जिस क्षेत्र में, जिस कस्बे में, जिस राज्य में जिस जाति की संख्या ज़्यादा होगी उसी जाति के व्यक्ति को वहाँ पर चुनाव में क्या करते हैं? खड़ा करते हैं। जैसे मान लो 3 पार्टियाँ हैं, ठीक है, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, अब एक और पार्टी मान लो माकपा हो गई। अब से राजस्थान की बात कर ले तो अपने कहते कि राजस्थान में हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा है, और हिंदू धर्म में अपने बात कर ले तो जैसे मान लो जाट जाति की संख्या ज़्यादा है राजस्थान में। तो अब कांग्रेस वाले भी किस उम्मीदवार को उतारेंगे? जो जाट जाति का होगा। बीजेपी वाले भी किसको उतारेंगे? जाट जाति का होगा। और माकपा वाले भी किसको उतारेंगे? जो जाट जाति का होगा। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि जिस जाति की जनसंख्या वहां पर ज़्यादा होगी उसी जाति के प्रत्याशी को अगर उतारेंगे तो अपने को जीतने में क्या रहेगी? आसानी रहेगी। कई बार इसका उल्टा भी होता है। देखो उल्टा कैसे होता है? जैसे मान लो दोनों प्रत्याशी सेम जाति का उतार देती है ना, तो तीसरी जो पार्टी होती है वो क्या करती है? जो सेकंड नंबर की जाति होती है अपने जनसंख्या में, उस जाति के उम्मीदवार को खड़ा करती है और उसकी विजय भी होती है। विजय इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर इनके वोट बढ़ जाएंगे, जबकि इसके वोट तो है वो वैसे के वैसे दूसरी जाति के वोट सारे इसको मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब अपने कुल मिलाकर बात ये है कि जहाँ जिस जाति का बाहुल्य ज़्यादा होगा, राजनीतिक दल जो है उसी जाति के प्रत्याशी को वहाँ पर चुनाव में क्या करते हैं? खड़ा करते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जाति जो है वो राजनीति को क्या करती है? प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चुनाव प्रचार में जाति का सहारा। देखो चुनाव में जब प्रचार होता है तो प्रचार के दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा अपने गांव में, कस्बों में, शहरों में कि चुनाव के दौरान भी क्या होता है कि पार्टियां क्या करती है? जिस क्षेत्र में चुनाव का प्रचार करना है तो सबसे पहले क्या नोट करेगी कि उस क्षेत्र में किस जाति के लोग ज़्यादा है। जैसे मान लो राजस्थान में अपने, जैसे मान लो हरियाणा है, एक सपोज कर लो हरियाणा है। हरियाणा में अगर मान लो किसी पार्टी को चुनाव का प्रचार करना है तो वह पार्टी क्या करेगी? यह देखेगी कि हरियाणा में किस जाति के लोग ज़्यादा है। जैसे मान लो हरियाणा में जाट जाति के लोग ज़्यादा है तो पार्टियां क्या करेगी? यहाँ पर चुनाव का प्रचार करने के लिए भी किस व्यक्ति को भेजेगी? जाट जाति के व्यक्ति को ही भेजेगी। क्यों? क्योंकि जाति का व्यक्ति होगा तो वह अपनी जाति को एक प्रकार से प्रभावित कर पाएगा, अपनी जाति को अपने प्रति वोट देने के लिए उनको एक प्रकार से उकसा सकेगा, उनको एक प्रकार से अपनी पार्टी के साथ लेने का प्रयास कर सकता है। तो ये भी अपने देखा गया है कि जातियां जो है वो क्या करती है? चुनाव प्रचार के दौरान भी जो है राजनीतिक दल चुनाव का प्रचार करने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोग बहुसंख्यक होते हैं उस क्षेत्र में पार्टियां उसी जाति के नेता को चुनाव प्रचार करने के लिए भेजती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की।
राज्यों में जाति की भूमिका। देखो, राज्यों में भी जाति की भूमिका, राज्यों में जाति की भूमिका कैसे, या दूसरी भाषा में कहते हैं कि राज्यों में राजनीति की भूमिका। एक ही बात है, राज्यों में राजनीति की भूमिका या राज्य में राजनीति की जाति, एक ही बात है। कुछ भी कह सकते हो इसके, राज्य में जाति की भूमिका बोल दो या राज्य में राजनीति में जाति बोल दो या राजनीति जो है उसमें राज्य की जाति बोल दो, एक ही बात है, कैसे भी अपने इसको बोल सकते हैं। तो देखो क्या होता है कि राज्य राजनीति में जाति जो है वो अहम भूमिका निभाती है। आपने देखो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां की राजनीति में जाति की एक अहम भूमिका होती है, वहां की राजनीति का विश्लेषण जो है वो बिना जातिगत गणित के किया ही नहीं जा सकता। कुछ राज्य है जैसे मान लो अपने केरल है, अपने तमिलनाडु है, अपने यूपी है, अपने बिहार है, अपने स्वयं का राजस्थान है, यहाँ की राजनीति का विश्लेषण जो है वो बिना जातिगत गणित के नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब हो गया कि राज्य की राजनीति जो होती है उस राज्य की राजनीति में भी जाति का अहम भूमिका होता है, अहम रोल होता है। अगला पॉइंट है अपने जातिगत दबाव समूह। जातिगत दबाव समूह, देखो कुछ जातियां जो होती है वो क्या करती है, अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए या अपने खिलाफ हो रहे निर्णयों को रोकने के लिए राजनीतिक दलों के ऊपर या सरकार के ऊपर क्या करती है, दबाव डालती है। दबाव इसलिए डालती है क्योंकि अपने हितों के विरुद्ध जो निर्णय हो रहे हैं उनको वह क्या करती है, रोकने का प्रयास करती है। या फिर क्या होता है, जैसे मान लो कुछ जातियां ऐसी अभी बात की अपने SC ST की, ये जातियां सरकार पर दबाव डाल रही है कि हमारा जो आरक्षण है उसको समाप्त नहीं किया जाए। कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण नहीं मिला हुआ है, वो जातियां ये दबाव डाल रही है कि हमें भी क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। तो कहने का मतलब हो गया कि जो जाति होती है वह एक दबाव समूह की भांति राजनीति को क्या करती है, प्रभावित करती है, उसके निर्णयों में परिवर्तन करती है। अगला पॉइंट, मंत्रिमंडल के निर्माण में जाति की भूमिका। देखो मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे, मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व पाया जाता है। वो कैसे, जैसे मान लो कोई पार्टी है वो चुनाव में जीत गई, जीतने के बाद में जब जो सांसद होते हैं, जो MLA होते हैं, जो MP होते हैं, इनके मध्य जब अपने विभागों का बंटवारा किया जाता है तो पार्टी जो होती है, राजनीतिक दल जो होता है वो किसको ध्यान में रखकर करता है, ये वह जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर मंत्रियों में विभागों का क्या करता है, बंटवारा करता है। मतलब कोई भी जाति अपने से नाराज ना हो, इस आधार पर विभागों का बंटवारा किया जाता है। जैसे मान लो एक जाति के व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया, एक जाति के व्यक्ति को परिवहन मंत्री, किसी जाति के व्यक्ति को चिकित्सा मंत्री, किसी जाति के व्यक्ति को अपने कृषि मंत्री। इस प्रकार से मंत्रियों के बंटवारे में भी जातिगत समीकरण को क्या रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है। तो कहने का मतलब हो गया, ये अपने कुछ 7-8 पॉइंट है जो ये स्पष्ट करते हैं कि जाति जो है वो राजनीति में क्या करती है, प्रभावित करती है। अब देखो जाति राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये बात अपने हो चुकी है। अब इस जातिवाद के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं और कुछ इसके क्या होते हैं, नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। वो क्या होते हैं उनकी अपने चर्चा करते हैं। सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव देखो अपने वैसे देख लो, कोई विशेष इनमें है नहीं। सकारात्मक प्रभाव तो क्या होंगे कि एक ही जाति के लोग क्या हो जाएंगे, एक साथ होंगे, तो उनमें कैसी भावना पाई जाएगी। पहली बात तो सकारात्मक प्रभाव में अपने कह दें कि लोगों में किसका विकास होगा, एकता की भावना का विकास होगा और लोग राजनीति में क्या लेंगे, सक्रिय भूमिका निभाएंगे। राजनीति में क्या निभाएंगे, सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा जो निम्न दलित पिछड़ी जाति के लोग जो है जो अपने को इतने दिन ये समझते थे कि अपना कोई महत्व नहीं है,
अपना कोई अपने समाज में अपना कोई योगदान नहीं है, तो उनके महत्व में भी क्या होगी, एक प्रकार से क्या होती है, वृद्धि होती है। किन में वृद्धि होती है, जो निम्न जाति के लोग होते हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग होते हैं, जो दलित जाति के लोग होते हैं। इसके अलावा जो सामाजिक संरचना होती है, उस सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आता है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन कैसे आता है, जो निम्न जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित जाति के लोग हैं, वो अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपने आचार विचार जो है वो किस प्रकार का अपनाना प्रारंभ कर देते हैं, उच्च जातियों का अनुसरण करके उनके अकॉर्डिंग अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना आचार विचार अपनाना क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि इस जातिवाद के कारण जो है वो सामाजिक संरचना में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब देखो, जहाँ सीधी सी बात है, जातिवाद के सकारात्मक प्रभाव होंगे, वहाँ उसके नकारात्मक प्रभाव भी होंगे। नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हो गए, अपने नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो पहला प्रभाव तो ये हो गया, यहाँ पे एकता हो रही है ना, तो एकता तो एक ही जाति के लोगों में हो रही है, तो एक प्रकार से अपने कह दें कि समाज में तो क्या पड़ेगी, समाज में क्या पड़ती है, जातिवाद से फूट पड़ती है। समाज जो है, उस समाज में जातिवाद के कारण समाज में फूट पड़ती है, लोगों में एकता की भावना में कमी आती है, भातृत्व की भावना में कमी आती है, आपसी प्रेम की भावना में क्या आती है, कमी आती है। इसके अलावा चुनाव में जातिवाद के कारण जो है वो आपसी संघर्ष और तनाव बना रहता है। एक जाति के लोग जो है वो दूसरी जाति के साथ में आपसी तनाव की भावना रखते हैं, संघर्ष की भावना रखते हैं। इसके अलावा जो मेन कारण, जो मेन नुकसान होता है वो क्या होता है, इस जातिवाद के कारण योग्य व्यक्ति जो होता है वो चुनाव में क्या कर जाता है, हार जाता है। क्यों, क्योंकि जातिवाद के कारण एक जाति के लोग जो है किसको वोट देंगे, अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट देते हैं, जिसकी वजह से योग्य व्यक्ति जो चुनाव में हार जाता है। इसके अलावा जातिवाद में क्या होता है, अपने जाति विशेष का ही ध्यान रखा जाता है, जाति के हित को महत्व दिया जाता है, देश हित को कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि देशभक्ति में भी क्या आती है, कमी आती है। इसके अलावा राजनीतिक दलों का निर्माण भी जो है ना वो धीरे धीरे फिर किसके आधार पर प्रारंभ हो जाता है, जाति के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जैसे डीएमके, ये इधर तमिलनाडु साइड का अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अपने अकाली दल, ये कैसे है, जातिवादी दल है। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक जाति के लोग हैं, उन अल्पसंख्यक जाति के लोगों में एक प्रकार से असुरक्षा की भावना कायम हो जाती है, और सरकारें जो है वो सरकारें भी अपने कह दें कि जातिवाद के कारण दबाव में कार्य करती है। तो ये था देखो अपने जातिवाद, जिसमें अपने मेन बिंदु ये है जाति राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करती है। फिर दूसरा पॉइंट आता है अपने की जातिवाद के सकारात्मक प्रभाव क्या है और नकारात्मक प्रभाव क्या है। तो ये था अपना आज का वीडियो जातिवाद पे। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे सांप्रदायिकता। ओके, दैट्स ऑल।